हेलो अगेन। आजकल पाकिस्तान में जो सियासतदान हरकतें कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है, आप सब ने उसको देखा है, कोई इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का वीडियो मैं पाकिस्तान के सियासतदानों पे और जो कुछ करंट अफेयर्स हैं उस पर बात करूँगा, क्योंकि तकलीफ़ होती है बहुत सी बातें देख के। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ ये हो रही है कि सुप्रीम के 2 जजेस, जिसमें से एक जज साहिब को हुकूमत ने पकड़ लिया, उनकी बीवी ने लंदन में कोई जायदाद ख़रीदी थी, फ़ाइज़ ईसा साहब, वो अब दुश्मनी में आगे आ गए। उनको तो बेंच पे बैठना ही चाहिए, लेकिन एक शख्स जो इन्वॉल्व है किसी किस्म की रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ में, वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे बैठ सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अपने कानून हैं, वहाँ तो जो वज़ीर कानून है उसको लोग कहते हैं कि तुम गलत बात करो, उसको कानून सिखाते हैं। वो तो अजीब व गरीब मुल्क है। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने जानों की, माल की कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान बनाया था, आज उनकी औलादें कहाँ हैं? आपको पाकिस्तान के वजारत में, सिफारत में या हुकूमत में कोई नज़र आता है जो कायद आज़म का रिश्तेदार हो, लियाकत अली ख़ान का रिश्तेदार हो, अल्लामा इकबाल का रिश्तेदार हो? बल्कि अल्लामा इकबाल में मुझे बात याद आई कि भुट्टो साईं ने एक दफ़ा कहा था कि भाई मैंने अल्लामा इकबाल के लड़के को जज बना दिया, इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाया, कोई उसको पूछता नहीं था, मैंने उसके बेटे को जज बना दिया। जस्टिस इकबाल, वो टोरंटो भी आए थे, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो कम अज़ कम भुट्टो ने के आंखों में कुछ शर्म थी कि उसने ये किया था। अब जो ये लुटेरे सब पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, ज़रा आप गौर करें कि क्या ये नवाज़ शरीफ, इसका बाप, इसका दादा, इनका कोई कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में? नहीं। उसके दादा तो फूल बेचते थे वहाँ गाने वालों की गलियों में, और बाप जो थे वो लोहारी थे, वो रेल की पटरियाँ चुराते थे। ये तो बैकग्राउंड है। जरदारी को ले लीजिए, बेम्बिनो थिएटर उसका था, मामूली सा कराची में एक थिएटर। उसके बाप ने कौन सा हिस्सा लिया था पाकिस्तान बनाने में? ये उसका क्या कंट्रीब्यूशन था उस जरदारी का? हालांकि भुट्टो साहब को हम ये क्रेडिट दे सकते हैं कि सर शाहनवाज़ भुट्टो जूनागढ़ के प्राइम मिनिस्टर थे, और जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हुआ था उन हालात में जब दूसरी स्टेट्स पे इंडिया कब्ज़ा कर रहा था। तो चलिए थोड़ा बहुत क्रेडिट उसको दे सकते हैं। जरदारी का क्या काम? इसका कौन से बाप दादा ने पाकिस्तान में हिस्सा लिया था बनाने में? या फजलुर रहमान को ले लें। फजलुर रहमान के दादा क्या थे? अंग्रेज़ के वफ़ादार थे ना, अपने ही लोगों को मार मूर के उन्होंने 2-4 तमगे लगा लिए। वो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर थे ना, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में? तो इनको क्या हक़ है कि पाकिस्तान पे हुकूमत करें या पाकिस्तान की नाजायज़ दौलत से कुछ फ़ायदा उठाए? नहीं, कोई हक़ नहीं। ज़मींदारों को ले लीजिए पाकिस्तान के, शायद ही कोई ज़मींदार पाकिस्तान का ऐसा हो जो ये साबित कर सके कि वो ज़मीनें उसके बाप दादा की मिल्कियत चली आ रही। एक थे वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, वो बेचारे कहते थे कि सियासत में सारी ज़मीनें बिक गई। बाकी इन ज़मीनों की कहानी तो आपको पता है ना कि अंग्रेज़ ने खुश होकर इनको दी। आपने एक नाम सुना होगा, टिवाना। वो टिवाना नहीं था, उसका नाम था टू आना। वो शख्स जो था ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज़ों के कुत्ते और घोड़े नहलाता था, और अंग्रेज़ उसको दुआने देते थे। तो जिस दिन वो नहीं आता था उनके घोड़े धुलाने के लिए, तो अंग्रेज़ पूछता था वेयर इज़ दिस टू आना? टू आना, 2 आने, यानी टू आना किधर है? बाद में उस शख्स ने अपना फैमिली नाम टिवाना रख लिया, और एक ज़माने में पाकिस्तान की सियासत में भी था। तो टिवाना की तरह बाकी सब ये जो ज़मींदार हैं, इनको अंग्रेज़ों ने खुश होकर ज़मीनें दी, क्योंकि अंग्रेज़ के बाप की ज़मीन तो थी नहीं। जब वो इंडिया पे काबिज़ हुआ तो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि भाई अंग्रेज़ हाकिम आता था, खुश हो जाता था, वो कहता था ये ज़मीन तुम्हारी। और रियली स्पीकिंग हमारी फैमिली में भी एक ऐसा किस्सा है कि अंग्रेज़ अफसर हेलीकॉप्टर से एक, जिस जगह आजकल कोहोटा प्लान बना है, खुशाब में अंग्रेज़ अफसर आया। उसको मकामी लोगों ने, ज़मींदार ने या जो भी नंबरदार ने, चौधरी ने घुमा फिरा दिया। वो खुश हो गया। उसने बोला भाई अपने घोड़े दौड़ाओ, 4 घंटे तक जहाँ तुम्हारा घोड़ा पहुँचे ज़मीन तुम्हारी। कि अंग्रेज़ के बाप की ज़मीन तो थी नहीं। देखिए ना, अंग्रेज़ ने इसी तरह बांटा है ना। मेरे वालिद साहब जब पार्टीशन हुआ तो कराची में वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थे, लेकिन ऑन डेपुटेशन उनको एवक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट में अंग्रेज़ ने इन्वॉल्व कर लिया। उस वक्त 6 बच्चे थे मेरे वालिद के। तो अंग्रेज़ ने उनसे पूछा भाई तुम कहाँ रहते हो? तो हमारे वालिद हाफिज़ कुरान, सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने बता दिया यहाँ रहता हूँ। अरे वो कहने लगा भाई मैं तुम्हें एक बिल्डिंग दे देता हूँ, तुम तो एवक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट में इन्वॉल्व हो, हिंदू भाग रहा है, एक बिल्डिंग देता हूँ, बाल बच्चों के साथ मारा हो। हमारे वालिद ने नहीं ली, क्योंकि उन्हें सारी ज़िंदगी हमें रिज़्क़ हलाल कमा के खिलाया और ख़ुद भी रिज़्क़ हलाल कमाया। ये होती है ईमान अफरोज़ लोगों की बातें। बहरहाल तो
تو یہ جو زمیندار ہیں سب یہی. اب آپ یہ دیکھیے کہ مراد علی شاہ کتنا کمینہ شخص ہے سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہے کہ وہ کہتا ہے میں تو عمران خان کو بھی جواب دینے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مراد علی شاہ پہ کیوں نہیں عدلیہ اور حکومت ہاتھ ڈال رہی, کیوں نہیں وہ یہ پتہ کرتے کہ مراد علی شاہ کا ذاتی گھر جس میں وہ کبھی کبھی رہتا ہے وہ 1 ارب روپے کا ہے. اب مراد علی شاہ کا باپ عبداللہ شاہ ہائی کورٹ میں معمولی وکیل تھا اور میں پاکستان میں ہائی کورٹ میں کام کرتا تھا, وہ میرے پاس آیا کرتا تھا, اس کی کوئی وکالت نہیں چلتی تھی. اب اگر مراد علی شاہ یہ بتا دے کہ منی ٹریل یہ بتا دے کہ کہاں سے آئے 1 ارب روپے اس گھر کو بنانے کے لیے تو میں مان جاؤں گا. یعنی عمران خان کا جو گھر ہے بنی گالہ میں, میرے خیال سے اس کی بھی ابھی میرے حساب سے, مجھے زیادہ نہیں پتہ کیونکہ میں تو کینیڈا میں رہتا ہوں, 1 ارب روپے ویلیو نہیں ہوگی. تو یہ مراد علی شاہ یہ نو دولتیہ یہ کہاں سے آ گیا, اس نے کون سی کرکٹ کھیل کے پیسے کمائے؟ تو کوئی سے پوچھے کہ بھائی تمہارا 1 ارب روپے کا گھر کہاں سے آیا یا دوسری جائیدادیں, تو اس شخص کو تو ویسے ہی ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کراچی سے ہیں. کراچی کی جو حالت ہوئی ہے, جتنا گندہ کراچی ہو گیا, دارالخلافہ ہوتا تھا, روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, وہ دوسرے چیف جسٹسز کی طرح از خود نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی جس طرح سیالکوٹ میں پنجاب حکومت گرا رہی ہے تجاوزات, انہوں نے بس وہ سرکولر ریلوے کا ذرا سا کہہ کے خاموش ہو گئے. وہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی یہ حکومت جو سندھ کی ہے اس کو بند کرو, حکومت بدلو, ہٹاؤ اس کو کرپٹ وزیر اعلیٰ کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, انتہائی میں ڈسٹرب ہوا کہ اندرون سندھ جتنے بھی اسکول ہیں ان میں گائیں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں بچوں کے بجائے, وہ پڑھ رہی ہیں گائیں بھینسیں. کسی صاحب نے ویڈیو بنا کے پوسٹ کی. کوئی کیوں نہیں پوچھتا ان سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ وہ وزیر تعلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 فروری سے اسکول کھلیں گے. خاک کھلیں گے, وہاں تو بھینسیں اور گائیں بندھی ہوئی ہیں اسکولوں میں. اور تو اور میں نے ایک ویڈیو ایسی بھی دیکھی تھی کہ جس میں وہاں کے جو اساتذہ ہیں اندرون سندھ کے, ان کو تو پاکستان کی سپیلنگ نہیں آتی, وہ کیا پڑھاتے ہوں گے؟ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہے. آپ نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو. تو سندھ کا تو بڑا برا حال ہے. بس سندھ میں یہ ہے کہ سائیں بھٹو کو ووٹ دینا ہے, سائیں زرداری کو ووٹ دینا ہے بس, اور پیسے یہ دیتے ہیں, کھلا دیتے ہیں. پنجاب میں یہ کہ بریانی کھلاتے ہیں, 500 روپے دیتے ہیں, وہ جلسے جلوس میں لے کر آ جاتے ہیں. اب یہ جو پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے مارچ 26 کو, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو کہتے ہیں نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن نہیں لڑیں گے, بائیک آؤٹ کریں گے, اب وہ تھوک کے چاٹ رہے. پہلے کہا تھا استعفے دے دیں گے, اور میں نے اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ کروڑوں روپے خرچہ کر کے جو الیکشن لڑتے ہیں یہ سیاستدان پاکستان میں, یہ پیسہ بنانے کے لیے لڑتے ہیں. عام آدمی کو تو پارٹی ٹکٹ ہی نہیں دیتی. میں نے ایک اور ویڈیو ڈالا تھا جس میں نے پرپوز کیا تھا کہ وہاں کا یہ جو سسٹم ہے الیکشن کا یہ چینج ہونا چاہیے, وہاں ریفارم آنا چاہیے. اب کینیڈا میں دیکھیں, اگر آپ کو کسی پارٹی کا ٹکٹ لینا ہے تو پارٹی لیڈر کو آپ نہیں بھی جانتے ہوں تو کوئی بات نہیں, آپ ممبرز بنائیے, جو رائڈنگ ہے اس کی میٹنگ ہوگی, آپ اپنے ممبرز لائیے, ووٹنگ ہوگی, آپ امیدوار ہیں, چاہے آپ کالے ہوں, گورے ہوں, پیلے ہوں. لیڈر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیڈر کو تو جب پتہ چلتا ہے جب پیپر سائن کرنے جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتی ہے فرسٹ ورلڈ کے انصاف پسند ملکوں کی کہانی. پاکستان میں سخت ضرورت ہے اس ریفارم کی. اب بیچارہ عمران خان جو کہہ رہا ہے اوپن بیلٹ الیکشن کرانے سینٹ میں, یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے. اگر یہ ہو گیا تو انتہائی خوشی کی بات ہوگی, کیونکہ ایک تو ہارس ٹریڈنگ بند ہو جائے گی, پیسے دے کے رشوت دے کے جو ووٹ خریدتے ہیں. یہی نظام پارٹیز میں بھی آنا چاہیے. دیکھیں پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو گورنمنٹ اپروو کرتی ہے نا, تو جب پارٹی جو ہے ان سے کہیں کہ اپنے ریوائز کانسٹیٹیوشن لاؤ. یہ ضروری نہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے یا مریم جو ہے جس کو اپنا سمجھے اس کو ٹکٹ دے دے. کوئی ٹکٹ کا چکر ہونا نہیں چاہیے. اور جب یہ ریفارم آ جائے گی تو پاکستان بہت بہتر ہو جائے گا. عام آدمی دیکھیں, جب عام آدمی الیکشن لڑے گا, اب دیکھیں ہندوستان میں کیا ہے, عام آدمی پارٹی ہے نا, وہ عام آدمی کو ٹکٹ دیتی ہے کہ عام آدمی الیکشن لڑے اور وہ آگے آئے. ایم کیو ایم نے بھی تھوڑا بہت یہ کیا تھا کہ جو عام آدمی تھے, لیڈر بے شک ان کا اچھا نہیں تھا, چور چکا جو بھی تھا الطاف حسین, لیکن کم سے کم عام آدمی اسمبلی میں بیٹھتا جا کے. دیکھیں نا, پہلے تو آپ دیکھے تھے کہ سارے زمیندار, پیر فقیر کی اولادیں, بڑے بڑے پیسے والے لوگ اسمبلی میں بیٹھتے تھے. ایم کیو ایم نے یہ ضرور کیا تھا کہ چند لوگوں کو پہنچا دیا تھا اسمبلی میں جو عام آدمی تھے. اور یہی عام آدمی اسمبلی میں بیٹھے گا اگر پارٹیز کا کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ انہیں فورس کرے, ایسی امینڈمنٹ لائے کہ وہ
फोर्स करे कि उनको आप अपने रिव्यू करो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी टिकट देने के लिए और सबमिट करो, और अप्रूव ही नहीं करे अगर वो ये कहे कि भाई पार्टी लीडर जो अपनी मर्ज़ी से देगा, नो दैट एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब थोड़ा सा क्विकली बात करते हैं ये बख्तावर की शादी और इसके गिफ्ट्स। अब आप देखें बिलावल भुट्टो ने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की। लंदन में जो कुछ वो करता था, मैं उस पर किसी और दिन बताऊंगा कि वो क्या करता था और उसको कितने पैसे हर महीने आते थे अय्याशी करने के लिए। अब कोई बिलावल भुट्टो से पूछे कि तुमने जो है 100 करोड़ रुपए का गोल्ड का, प्योर गोल्ड का जो चेस्ट सेट दिया है अपने बहनोई को, भाई कहाँ से आया 100 करोड़ रुपए आपके पास? आपने अपनी बहन को जो कार दी है वो भी मेरा ख्याल है 100 करोड़ से कम की क्या होगी, कहाँ से आपके पास? आप मनी ट्रेल दे, क्यों नहीं पूछता कोई इससे? जरदारी से कोई क्यों नहीं पूछता कि बेटी को तुमने जो 2 महल दिए, एक लंदन में और एक कराची में, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम तो बेमिनो थिएटर के मालिक थे और वहाँ भी ब्लैक करते थे टिकटें, मनी ट्रेल दो। कब पकड़ेंगे इनको यार? जब इमरान खान साहब आए थे तो हम सब ने बड़ी उम्मीदें बांध ली थी। हमने सोचा था कि ये उनसे लूटी हुई दौलत वापस लेंगे और उनको जेल होगी और ये सारे लुटेरे जो है सब वापस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है इमरान खान साहब के हैंड्स टाइड हो सकता है अदलिया में वो जजेस बैठे हों जो इनके पेरोल पे थे पहले, मुस्लिम लीग के और पीपल्स पार्टी के। आई वॉन्ट बी सरप्राइज क्योंकि जिस किस्म से ये जस्टिस ईसा और दूसरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस एक्ट कर रहे हैं, मेरा भी जुडिशरी से ताल्लुक़ है, मैं भी लॉ स्कूल गया हूँ, मैं समझता हूँ कि यकीनन अंदर जो है, मैं किसी को खुलेआम चार्ज नहीं करना चाहता, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनकी हरकतें बता रही हैं कि पेरोल पे रहे हैं भाई मुस्लिम लीग ने। और वो कमीनी मरियम जो है वो थ्रेड करती रहती है कि मेरे पास जजेस की वीडियोज़ हैं, खुदा मालूम उसके गुंडों ने किस किस की वीडियो बनाई। देखिए इंसान होता है, जज कोई फरिश्ता नहीं होते, उनसे भी गलतियाँ होती, हो सकता है जजेस की भी कोई लूप होल्स हों, गलतियाँ की उन्होंने, उनकी वीडियो बना ली हो, किसी ने जाके भेज दी हो मरियम को। लेकिन देखें जो बाज़मीर इंसान होता है वो किसी से नहीं डरता। देखिए इमरान खान की एक बात अच्छी है कि वो सच्चा खरा सादिक अमीन है। वो कहता है भाई मनी ट्रेल भी ले लो मेरे से, मुझे ऊपर से नीचे तक भी जिस तरह चाहो जांच पड़ताल कर लो, तुम मेरे में कोई ख़राबी नहीं पाओगे। ऐसे 2-4 लोग और आ जाए ना तो बस पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मुझे तो मैं आपको बताऊँ, मैं क्या शक कर रहा हूँ कि बख्तावर से जिसने शादी की है चौधरी ने, मुझे लगता है ये जरदारी का नया फ्रंट मैन है। क्योंकि आप देखिए जो बड़े बड़े कीमती तोहफ़े मिले, 2 महल, गाड़ी, चेस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर डॉलर में कन्वर्ट करें, मुझे लगता है चौधरी नया फ्रंट मैन है। क्योंकि अगर ये बख्तावर अपने गिफ्ट बेच दे तो ब्लैक मनी वाइट हो गई, है ना। हो सकता है इस तरीके से ब्लैक मनी वाइट करो। बल्कि मुझे अब इस बात का इंतजार रहेगा कि ये चौधरी साहब जिन्होंने शादी की है बख्तावर से, देखिए बख्तावर जो है ना, अगर जिसने उसको देखा है बख्तावर को, वो ऐसी नहीं है कि बराबर से वॉक करके जाए तो आदमी जो है आंखें झपका के उसे देखे। अल्लाह ताला, शक्ल सूरत अल्लाह ताला की दी हुई है, वो ऐसी नहीं है। तो ऑब्वियसली वो आपने सुना होगा ना कि एक दिन किसी बनिए का बेटा जो था वो तेल लाने गया था एक आने का, और वो गिर गया, तेल भी गिर गया। तो किसी ने बनिए से कहा तुम्हारे बेटे ने तेल गिरा दिया, तुम्हारा एक आने का नुकसान हो गया। तो बनिए ने कहा था बनिए का बेटा है, कुछ देख कर ही गिरा होगा। बाद में पता चला कि वो एक आने का तेल का जो नुकसान उसने किया तो चवन्नी पड़ी थी नीचे। तो ये जो चौधरीयों ने शादी की है जरदारियों में, ऐसा ही नहीं क्यों, खुदा मालूम इसके पीछे क्या राज है। मैं तो बस ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो नए चौधरी साहब जो बख्तावर के हस्बैंड हैं, वो बिलावल की तरह अपना नाम कब भुट्टो रखते। मुझे तो इंतज़ार है कि देखिए कब अपना नाम भुट्टो रखते। चलिए अगले वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।